Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. मेरे ख्याल से हमारा डी ब्लॉक का बस एक एफ ब्लॉक का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, वो हमें कवर करना है। मैं आपको एक बार क्विकली लास्ट क्लास वाला पोर्शन रिकॉल करवा देता हूँ। आपको याद है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कंप्लीट कर चुके थे और कल की क्लास में हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर दिया था। मैंने एफ ब्लॉक की सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई थी। आप लोगों को बताया था कि ऑल दोज एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सबशेल ऑफ द एंटी पेनिट्रिमेट शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अगर वैलेंस शेल n से रिप्रेजेंट हो रही है तो n के f में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, n-1 के f में भी नहीं जाएगा, n-2 के f में जाएगा, तो उसे बोलते हैं एंटी पेनिट्रिमेट। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई थी कि ऑल दोज एलिमेंट इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सबशेल ऑफ द एंटी पेनिट्रिमेट शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में देयर कैन बी 28 elements which can be accommodated within the periodic table। 28 f block element आ सकते हैं पूरे periodic table में, क्योंकि सिर्फ दो ही shells ऐसी होती हैं जिनके अंदर f सब shell होती है। 4 के अंदर f होता है और 5 के अंदर f होता है, और 4f में 14 elements, 5f में 14 elements आते हैं। तो collectively there are 28 f block elements in periodic table and all the elements have been discovered। कोई भी undiscovered element अभी नहीं रह गया। ये भी याद रखिएगा, ये 28 के 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक तो इन्हें दो सीरीज में डिवाइड करा जाता है, जिनमें 4f में फिलिंग होती है उन्हें लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, और जिनमें 5f में फिलिंग होती है उन्हें एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। एंड दे आर आल्सो कलेक्टिवली कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि अगर आप इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक के बीच में आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उन्हें वहीं पे रख देते एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की मिक्सिंग हो जाती है, फिर हमारे लिए उन्हें सेग्रीगेट करना और उन्हें इंडिविजुअली पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता, थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो इन ऑर्डर टू सेग्रीगेट द पीरियोडिक टेबल इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स, हमने वो आते वहां थे लेकिन हमने वहां से निकाल के अलग रख दिया एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेकिन आप देखेंगे 5D सीरीज का पहला एलिमेंट होता है लैंथेनम। लैंथेनम को फॉलो करते हैं लैंथेनॉइड्स, जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं 4f सीरीज के, इसलिए उन्हें लैंथेनॉइड्स कहा जाता है। और सिमिलरली 6D सीरीज का पहला एलिमेंट एक्टिनियम होता है। एक्टिनियम को फॉलो करने वाले अगले 5f सीरीज के 14 एलिमेंट को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। क्योंकि ये ट्रांजिशन के बीच में आते हैं इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 5f सीरीज के सारे एलिमेंट हाईली रेडियोएक्टिव है, आप उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक्टिनॉइड्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ना है कि रिलेटेड टू लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड एक ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों एग्जिबिट करते हैं। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि एक्टिनॉइड में एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें जो वैलेंस शेल होती है 7s, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अंदर वाले 6d और उससे अंदर वाले 5f के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नियरली सिमिलर एनर्जी। अदरवाइज एक्टिनॉइड्स के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना, हमें सब कुछ लैंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ना है। लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 58 to 71 वेरी करता है। 58 वाला एलिमेंट होता है सीरियम और 71 वाला लुटीशियम। तो सीरियम से ल्यूटीशियम तक के 14 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। और जब हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो उस बेसिस पे हमने एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी प्रेडिक्ट कर ली। एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 n-1 d 0 to 1 n-2 1 to 14 n-2f 1 to 14। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट क्लास में जो करवाई थी दैट वाज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको ये बताया था कि on the basis of the reduction potential values it has been estimated कि +3 is the most common and the most stable oxidation state of all lanthanoids। सारे के सारे लैंथेनॉइड्स की जो मोस्ट स्टेबल और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। लेकिन +3 के अलावा कुछ एलिमेंट्स टेम्परेरीली +2 या +4 में जा सकते हैं अगर वो अपने आप को हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड या वैकेंट बनाना चाहते हैं। तो अगर वो अपनी सबशेल्स को हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड या वैकेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जितनी स्टेबल हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उससे भी ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है रिडक्शन पोटेंशियल वाली। तो +3 तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। वो बात अलग है कि कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ एलिमेंट +2 या +4 में जाएंगे, लेकिन वो +2 +4 भी उतना स्टेबल नहीं होगा, वो भी अल्टीमेटली +3 में ही जाना चाहेगा। तो दो एलिमेंट जो +4 में एग्जिबिट होते हैं वो होते हैं सीरियम एंड टर्बियम।
ठीक है, ये सीरियम और टर्बियम ये के बारे में याद रखिएगा, ये +4 एग्जिबिट जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये भी +4 से अल्टीमेटली +3 में ही जाना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यूरोपियम और यटरबियम के बारे में याद रखिए, वो +2 एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी +3 में ही जाना चाहते हैं, एंड हेंस दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये मैंने आपको बताया था। फाइनली हमने एक क्वेश्चन लिखा था, मैंने कल की क्लास में आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में, उसके बाद हमारा एफ ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। सब लोगों ने कल कोई एब्सेंट तो नहीं था, सब लोगों ने क्वेश्चन लिखा हुआ है। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? मिताली बोलिए। सर एक बार इसका साइज का ट्रेंड बता दो एटॉमिक। वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में बताऊंगा ना, अभी मैंने बताया ही कहाँ है। ओके सर। वो अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में मैंने 3 पार्ट्स लिखवाए थे इस क्वेश्चन में। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफ ब्लॉक में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज मानी जाती है तो यही क्वेश्चन माना जाता है कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आया हुआ है कई बार, और अब जनरली पिछले कई सालों से ये 3 मार्क्स का आ रहा है। मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा कि अगर 5 मार्क्स का आता है तो आपको कितना आंसर लिखना है, और 3 मार्क्स का आता है तो आपको कितना आंसर लिखना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको लैंथेनॉइड सीरीज हॉरिजॉन्टली बना रहा हूं एक बार, जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में वो होती है, ठीक है। तो देखिए, लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, ytterbium and lutetium. These are the elements of 4f series, the lanthanide series. और एक बार कंपैरिजन के लिए मैं आपके सामने 3D सीरीज भी बना दूं। 3D सीरीज थी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब देखिए, पहला पार्ट समझते हैं कि व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, कल भी मैं आपसे लास्ट में पूछ रहा था कि जब हम 3D सीरीज में आगे जाते थे तो साइज का वेरिएशन किस तरह का होता था, बताइए। सर पहले डिक्रीज होता है क्रोमियम तक, उसके बाद कांस्टेंट रहता है और फिर जिंक में जाके बढ़ जाता है। देखिए, शुरू में डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि शुरू में शील्डिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, बिकॉज डी में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेट करता है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है बाहर वाली शेल को अंदर खींचता जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये कांस्टेंट क्यों हो जाता है? देखो एक बार फिर से समझो, कांस्टेंट क्यों हो जाता है, इसे समझो। मान लीजिए ये वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये थी, डी ब्लॉक में अनयूजुअल ये था, अनलाइक द एस ब्लॉक और द पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था ना, वो वैलेंस शेल में ऐड नहीं हो रहा था, वो पेनल्टीमेट शेल में ऐड हो रहा था। वैलेंस तो 4s थी, आपको याद होगा, लेकिन पेनल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे, 3d1, 3d2, 3d3, और जैसे जैसे इस डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इन इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आना स्टार्ट कर दिया। अब ये घूमते घूमते बीच में आ जाते थे, और जब डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो जल्दी जल्दी बीच में आएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कोई दूसरा आएगा, दूसरा निकल जाएगा तो कोई तीसरा आएगा। बीच में आने की वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिवली बाहर तक नहीं जाने देते थे, क्योंकि बीच में एक बैरियर की तरह आ गए वो। उन्होंने एक स्क्रीन क्रिएट कर दी, शील्ड करा न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक जाने से, जिसकी वजह से साइज उतना इफेक्टिवली छोटा नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा बहुत छोटा हुआ। लेकिन वो जो थोड़ा बहुत छोटा हुआ ना, वो भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से पुश बैक होकर उतना ही बड़ा हो गया। तो 3D सीरीज में हमने ये देखा था, या किसी भी डी ब्लॉक में हमने ये देखा, शुरू में तो साइज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि शुरू में डी में इलेक्ट्रॉन कम है, शील्डिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है।
लेकिन जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन ऑनवर्ड्स हो जाते हैं तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बीच में आने लगता है जल्दी जल्दी, और कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन इंटरवेनिंग होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज कभी भी बाहर तक पहुंच ही नहीं पाता इफेक्टिवली, और साइज छोटा हो नहीं पाता, और साइज में कॉन्स्टेंसी आ जाती है। तो याद रखिएगा 3D सीरीज में साइज में कॉन्स्टेंसी इसलिए आई थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस में नहीं बढ़ रहे थे, अंदर वाली शेल में बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज को रोक रहे थे। ये याद है ना आपको? 3D का पैटर्न समझ में आ गया सबको? पहले तो बताइए। यस देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ट्रेंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनमें भी होना चाहिए, क्योंकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं बढ़ रहे। आप देखिए इनकी जो वैलेंस शेल है ना वो है 6s2, ठीक है? मान लीजिए ये 6s का एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 6s, 6 से अंदर होती है 5d, लेकिन आप देखिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने कल लिखवाई थी 5d में ज्यादातर तो 0 ही था, 2-3 इलेक्ट्रॉन थे जिनने 5d बनाया था। इसके अंदर 5d है लेकिन वो ज्यादातर खाली ही पड़ी हुई है। 5d में बस सीरियम में एक इलेक्ट्रॉन आया, बीच में एक दो एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन आया 5d में, तो ये 5d भी ऑलमोस्ट खाली है। उससे अंदर है 4f, और इस 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है? पहले 4f में एक इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगेन वी एक्सपेक्ट द सेम थिंग, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 4f के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आएंगे, और जब ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक जाने से रोकेंगे, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक जाने से रुका तो साइज यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्टिवली छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है? साइज में यहाँ पे भी एक कॉन्स्टेंसी नजर आनी चाहिए, जैसा हमने यहाँ पे देखा था वैसा ही हम वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें लगा कि शुरू में शायद थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाना चाहिए, फॉर द सेम रीजन कि f ऑर्बिटल्स बीच में आएंगे और न्यूक्लियर चार्ज को रोकेंगे। लेकिन जैसा कि d में हमें कांस्टेंसी देखने को मिली, वैसी कांस्टेंसी हमें लैंथेनॉइड्स में देखने को नहीं मिलती। लैंथेनॉइड सीरीज में देखा गया है कि सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं साइज रेगुलरली डिक्रीज होता रहता है, ठीक है? ऑल्दो थोड़ा थोड़ा होता है लेकिन होता है, रेगुलरली डिक्रीज होता रहता है, कोई कांस्टेंसी हमें कहीं देखने को नहीं मिली। और उसी रेगुलर डिक्रीज होने को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा गया। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स ऑन मूविंग फ्रॉम सीरियम टू लुटीशियम, ठीक है? पहला पार्ट तो ये है कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? इट इज द स्टडी डिक्रीज या इट इज द रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स ऑन मूविंग फ्रॉम सीरियम टू लुटीशियम। ये पहला पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में अभी हमने रीजन नहीं बताया, फर्स्ट पार्ट में बस डेफिनेशन बताइए कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। Lanthanoid contraction is the steady decrease in the size of lanthanoids on moving from cerium to lutetium. पहला पार्ट समझ में आया? यस अब सेकंड पार्ट है कि व्हाट आर इट्स कॉजेस। कॉज क्या है? जैसे डी में कॉन्स्टेंसी आई थी, यहाँ पे कॉन्स्टेंसी क्यों नहीं आई? ठीक है, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन बीच में बढ़ रहे थे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक जाने से रोकेंगे, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंसी क्यों नहीं आई? तो यहाँ पे कॉन्स्टेंसी इसलिए नहीं आई, कॉज सुनिए ध्यान से। द मेन कॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट कि द f ऑर्बिटल्स आर द पुअरेस्ट शील्डर्स बिकॉज ऑफ देयर डिफ्यूज्ड शेप। f ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना उनकी डिफ्यूज्ड शेप होती है। डिफ्यूज्ड इन द सेंस पोरस। पोरस मतलब अगर उनका ऑर्बिटल बीच में आ भी जाता है ना तो न्यूक्लियर चार्ज उसको पेनिट्रेट करके बाहर तक पहुंच जाता है, वो ब्लॉक नहीं कर पाता इफेक्टिवली, सही है? सो f ऑर्बिटल्स, आपने 11th क्लास से ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि f ऑर्बिटल पुअरेस्ट शील्डर्स होते हैं, बहुत ही वीकली शील्ड करते हैं। अगर मान लीजिए कोई f ऑर्बिटल बीच में आ गया तो समझ लीजिए कि 99% चार्ज उसको पेनिट्रेट करके बाहर तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, सिर्फ 1% या 2% चार्ज को ये ब्लॉक कर पाता है, ठीक है? तो मेन कॉज है कि f ऑर्बिटल बीच में आ तो रहे थे लेकिन आने के बाद भी वो न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पा रहे थे। न्यूक्लियर चार्ज उनको पेनिट्रेट करके बाहर तक जाता रहा और बाहर वाली शेल को खींच के छोटा करता रहा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, बाहर वाली शेल और अंदर की तरफ अट्रैक्टिवली पुल होती जा रही है, जिसकी वजह से साइज रेगुलरली डिक्रीज होता जा रहा है। तो कॉज एक बार फिर से सुनिए, द मेन कॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द पुअर शील्डिंग कॉज्ड बाय द f ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ देयर डिफ्यूज्ड शेप। ये है कॉज, ठीक है? अर्पण, आप बीच में कुछ पूछ रहे थे? सर ये बताइए पहले दो पार्ट्स आपको समझ में आए कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज इट्स कॉज?
यस सर आ गए। अर्पण म्यूट करिए अपने आप को। हाँ बताइए, समझ में आ गया सबको? यस Yes, sir. Lanthanoid contraction बहुत सिंपल है, इट इज द रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनॉइड और मूविंग फ्रॉम सीरियम टू लुटीशियम। और कॉज क्या है? यहाँ पे कॉन्स्टेंसी क्यों नहीं आई? यहाँ पे भी तो एफ ऑर्बिटल बीच में आ रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो न्यूक्लियर चार्ज को रोकते होंगे, लेकिन वो नहीं रोक रहे न्यूक्लियर चार्ज को, क्योंकि उनकी शेप कुछ इस तरह की होती है, डिफ्यूज्ड शेप की होती है, कि चार्ज उनको पेनिट्रेट कर जाता है और पेनिट्रेट करके बहुत इफेक्टिवली बाहर तक पहुंचता रहता है, तो बाहर वाली शेल खिंच के छोटी होती रहती है। ठीक है, तो बीच में आने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, so the main cause is the porous shielding caused by the inner f orbitals because of their diffuse shape. तो ये देखो, फर्स्ट पार्ट व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो 1 मार्क का है। फिर सेकंड पार्ट व्हाट इज इट्स कॉज, कॉज में आपको बताना है कि इनकी पोर शील्डिंग नेचर होती है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज शेप, ये भी 1 मार्क का है। तीसरे पार्ट में पूछा गया व्हाट आर इट्स कॉजेस। अब कॉजेस वैसे तो बहुत सारे होते हैं, 3 कॉज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 3 कॉज ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको आंसर लिखने का पैटर्न बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कितना आंसर लिखना है। कॉज सुनने के लिए पहले मैं आपके सामने डी सीरीज का रीजन बना, कॉज कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। कॉज तो हमने पढ़ी, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। जस्ट एक रफ पैटर्न बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। 5D सीरीज का पहला एलिमेंट होता है लैंथेनम। लैंथेनम के बाद आते हैं यहाँ पे बीच में 14 लैंथेनॉइड्स, ये सीरियम से लेकर लुटीशियम तक यहां तक आते हैं। फिर उसके बाद हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, आगे तक मरकरी तक जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो सबसे पहले याद रखिएगा, लैंथेनम के बाद यहाँ पे लैंथेनॉइड्स आते हैं, और लैंथेनॉइड के बाद ये जो आगे हैफनियम, टैंटलम, बाकी के जो 5D एलिमेंट हैं, इन्हें बोलते हैं पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। पोस्ट लैंथेनॉइड, ठीक है, जो है तो डी ब्लॉक लेकिन लैंथेनॉइड के बाद आने हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट पोस्ट लैंथेनॉइड के ऊपर पड़ा, पहले तो मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने जा रहे हैं हम कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से हो क्या रहा है, इससे प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए ये होता है ग्रुप नंबर 3, और ग्रुप नंबर 3 का पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम, फिर होता है यट्रियम, फिर होता है लैंथेनम, और फिर होता है एक्टिनियम। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि जब हम ग्रुप 3 में स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ न्यू शेल एट ईच स्टेप। दिशा कुछ पूछ रहे हो? यस सर। सर वो ना वॉइस बहुत ज्यादा लैग कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे एंड पे या आपके एंड पे है। आपके एंड पे। मैं दोबारा कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ जी, बाकी सबको तो नहीं कर रही ना मेरी वॉइस और वीडियो प्रॉब्लम? No, sir. दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार फिर से सुनिए। सब लोग बताइए कि ग्रुप 3 में जब हम नीचे मूव करेंगे तो स्कैंडियम से यट्रियम, यट्रियम से लैंथेनम, लैंथेनम से एक्टिनियम, साइज हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि क्या होना चाहिए? इंक्रीज ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ न्यू शेल। और जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हमने देखा भी, वैसा होता भी है। स्कैंडियम से यट्रियम, यट्रियम से लैंथेनम, लैंथेनम से एक्टिनियम बड़ा होता चला जाता है नीचे जाने पे, एज एक्सपेक्टेड। लेकिन सिर्फ ग्रुप 3 में ही ऐसा होता है, ग्रुप 4 ऑनवर्ड्स ऐसा होना बंद हो जाता है। ठीक है, देखिए ग्रुप 4 में मैं आपको एलिमेंट्स बता दूं। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं स्कैंडियम के आगे टाइटेनियम, यट्रियम के आगे जिरकोनियम, फिर हैफनियम। ये ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ग्रुप 4 में। ये मैंने बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, आपको नजर भी आ रहे हैं या नहीं? यस सर आ रहे हैं। टाइटेनियम लिखा है TI, उसके नीचे ZR लिखा है जिरकोनियम, और फिर हैफनियम। देखिए जैसा कि ग्रुप 3 में नीचे जाने पे साइज इंक्रीज हुआ, वैसा हम आगे सभी ग्रुप में एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा होगा। लेकिन ग्रुप 4 ऑनवर्ड आगे तक क्या देखा गया कि जब हम 3D से 4D आते थे, 3D एलिमेंट से 4D एलिमेंट,
तो साइज इंक्रीज होता था, लेकिन 4D और 5D एलिमेंट्स वर फाउंड टू बी सिमिलर इन साइज। ठीक है, जिरकोनियम और हैफनियम नियरली सेम साइज के थे, इसी तरह से इसके आगे वो नियरली सेम साइज के थे, तो आगे वाले सारे 4D और 5D एलिमेंट्स वर फाउंड टू बी सेम। ठीक है, मैं आपके सामने एक दो एलिमेंट और बना देता हूं। नियोबियम, टैंटलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रीनियम, ये सब सेम साइज के थे। ठीक है, जब हम 3D एलिमेंट से 4D पे आते थे तो बढ़ता था साइज, लेकिन 4D से 5D नियरली सेम रहता था। तो ये नियरली सेम क्यों रहा? यहां से यहां आने पे भी तो बढ़ना चाहिए ना, जिरकोनियम से हैफनियम बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि एक शेल ऐड हुई होगी। तो ध्यान से देखिए, जिरकोनियम से जब हैफनियम आई तो एक शेल ऐड हुई थी, डेफिनेटली एक शेल ऐड हुई थी, साइज बड़ा होना चाहिए था। लेकिन हैफनियम से पहले एफ ऑर्बिटल आ चुके हैं, आपको पता है इससे पहले एफ ऑर्बिटल आ चुके हैं, और वो एफ ऑर्बिटल पुअर शील्डर्स हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पा रहे, तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली बाहर वाली शेल तक गया और बाहर वाली शेल को खींच के छोटा कर दिया। तो यहां से यहां तक जाने पे शेल के बढ़ने का जो इफेक्ट आया था पुअर शील्डिंग की वजह से, वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये देखा गया कि 4D एंड 5D एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी नियरली सिमिलर इन साइज। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, कि 5D एलिमेंट्स का साइज जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा होता नहीं है, वो 4D के बराबर ही रह जाते हैं नियरली। बताइए आप में से किस किस को बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आया? या आ गया? समझा दो, एक बार और समझा दूं, बाकी सब बताइए। सर मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि हम तो 4F की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ क्यों, मतलब इससे क्यों बढ़ रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि 4F का क्या कॉन्सिक्वेंस पोस्ट लैंथेनॉइड पे पड़ा, इनका असर दूसरों पे क्या पड़ा। अच्छा सर लेकिन जो ये शील्डिंग इफेक्ट वाला वो तो एफ ब्लॉक में ही पड़ा था ना, तो फिर हम यहाँ पर इसे क्यों लगा रहे हैं? भाई इससे पहले एफ आ चुका है ना, ये एफ ही तो शील्ड नहीं कर पा रहे, ये तो 5D है, लेकिन 5D से पहले हैफनियम के 5D से पहले एफ भरा जा चुका है ना, तो वो जो एफ है वो न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पा रहा। तो अगर यहाँ पे कोई और शेल होती, एफ की जगह SPD होती, तो वो चार्ज को रोकती, लेकिन एफ सब शेल है, वो चार्ज को रोक नहीं पा रही, तो चार्ज इसको पेनिट्रेट करके बाहर वाले 5D तक ज्यादा पहुंचा और 5D को खींच के छोटा कर दिया। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिरकोनियम से हैफनियम बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा नहीं। शेल जरूर ऐड हुई, जिरकोनियम से हैफनियम आने पे एक नई शेल ऐड हुई, लेकिन शेल ऐड होने से जितना साइज बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, खींच के छोटा भी हो गया, बिकॉज इससे पहले एफ ऑर्बिटल्स आए और उन्होंने पुअर शील्डिंग करी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिवली बाहर तक पहुंचा और बड़ी हुई शेल को खींच के वापस छोटा कर दिया। ओके सर। दिशा ऐसे ही ओके मत बोलना, अच्छी तरह समझ में आए तभी बोलना। सर ये 4F है, उसकी अगली वाली हमारी 5D है ना, यहाँ पर जो हैफनियम में है। देखो यहाँ पे 4F होती है, 4F मैंने दिखा नहीं रखी, यहाँ होती है लैंथेनम और हैफनियम के बीच में 4F। ठीक है, और 4F के बाद आने वाली है जो आगे के डी ब्लॉक एलिमेंट है, इन्हें बोलते हैं पोस्ट लैंथेनॉइड। तो मैं आपको पहला कॉन्सिक्वेंस करवा रहा हूं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या फर्क पोस्ट लैंथेनॉइड के ऊपर पड़ा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट पोस्ट लैंथेनॉइड के ऊपर पड़ा, वो बता रहा हूं मैं। ओके सर, आ गया। जब हम 3D सीरीज के किसी भी एलिमेंट से 4D सीरीज के एलिमेंट पे आते हैं तो साइज बढ़ता है क्योंकि एक शेल बड़ी होती है। वैसा ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम 4D से 5D में आएंगे तो भी साइज बढ़ना चाहिए, एक शेल बढ़ेगी, लेकिन ये देखा गया कि 4D और 5D के एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी नियरली सिमिलर इन साइज, क्योंकि 5D से पहले f ऑर्बिटल आ चुके हैं, f ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग की वजह से चार्ज को रोक नहीं पा रहे, चार्ज ज्यादा इफेक्टिवली बाहर वाली शेल तक पहुंचता है और बाहर वाली शेल को खींच के छोटा कर देता है, तो 5D एलिमेंट्स भी साइज में छोटे हो जाते हैं, स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। बताइए एक बार आशुतोष और बाकी सब लोग, सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। गर्विता, ईवा, कीर्ति, मणिशंकर, यस सर। आप देखिए दूसरा कॉन्सिक्वेंस भी मैं पोस्ट लैंथेनॉइड के ऊपर ही बता रहा हूं। देखिए जिरकोनियम से हैफनियम, नियोबियम से टैंटलम, क्या साइज बढ़ना चाहिए था? एक बार फिर से सुनो, जब हम 4D, एक बार फिर से सुन लो, जब हम 4D से 5D पे आते हैं नीचे, तो क्या साइज बढ़ना चाहिए था?
Yes, sir. बढ़ना Yes. चाहिए था, लेकिन उतना बड़ा तो नहीं ना, पुअर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से छोटा रह गया। आप ये मानते हैं कि 5D एलिमेंट साइज में छोटे हो गए, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्या आगे जाने पे इनका एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा होगा? Yes, sir. Yes, sir. आगे जाने पे एटॉमिक नंबर Yes, बढ़ता sir. है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक मास भी बढ़ता है। तो आप सोचिए कि इन एलिमेंट्स का आगे जाने पे मास तो रेगुलरली बढ़ता रहा, लेकिन वॉल्यूम छोटी रह गई। वॉल्यूम जितनी बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं बढ़ी, पुअर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम छोटी रह गई। तो अगर किसी चीज का मास तो बढ़े लेकिन वॉल्यूम उस रेट से ना बढ़े तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि 5D एलिमेंट्स जो है ना, पोस्ट लेंथोनाइड एलिमेंट, उनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनका मास तो रेगुलर पेस पे बढ़ता चला गया, लेकिन उनके जो वॉल्यूम्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड रह गई बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग कॉज्ड बाय द एफ ऑर्बिटल। सो पीरियोडिक टेबल की हाईएस्ट डेंसिटी वाले एलिमेंट्स अगर आपको कहीं मिलेंगे तो वो यहीं मिलेंगे। 5D सीरीज की बहुत हाई डेंसिटीज होती हैं बिकॉज they regularly undergo the increase in mass, but they does not undergo the proper increase in their volume. They remain smaller in volume because of the contraction caused by f orbitals, lanthanoids. बताइए दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये समझ में आया कि इनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा क्यों बढ़ जाएंगी? Yes. Yes, sir. Sir. जब तक सब यस नहीं बोलते ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। नैना, निखिल, पीयूष, रिया, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार निखिल मुझे दोबारा बताओ कि डेंसिटी इनकी क्यों छोटी रह गई, कम डेंसिटी इनकी क्यों हाई हो गई? निखिल, बोलो निखिल। नैना आप बोलो। तो पुअर शील्डिंग ऑफ एफ की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं साइज में, पर उनका चार्ज बार बार बढ़ता जाता है, तो इसलिए इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या बोला आपने? चार्ज बार बार बढ़ता जाता है? सब मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं पर उनका साइज छोटा ही रहता है। उनका मास बढ़ता जा रहा है रेगुलरली, लेकिन वॉल्यूम छोटी रह जाती है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं बढ़ रहा, उस रेट से नहीं बढ़ रहा, तो ऑब्वियसली डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं? यस सर। सबसे पूछ रहा हूं, एक बार फिर बता दीजिए समझ में नहीं आया तो। Clear है sir. दो कॉन्सिक्वेंस बता चुका हूं अब तक मैं आपको। पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये कि 5D एलिमेंट्स का साइज जब हम 4D से 5D पे आते हैं तो उतना बड़ा हुआ नहीं मिलता, नियरली सेम मिलता है। दे रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड इन साइज बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग कॉज्ड बाय एफ ऑर्बिटल। और दूसरा ये कि इनका साइज छोटा होने की वजह से इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटीज वाले एलिमेंट होते हैं 5D एलिमेंट। 5D एलिमेंट में लास्ट में जो मरकरी आता है ना, कहने को वो लिक्विड होता है लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। मरकरी हैज अ वेरी हाई डेंसिटी। ठीक है, तो ये याद रखिए, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। एक कॉन्सिक्वेंस आपको ये याद रखना है। सर लेंथेनॉइड्स के भी डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी फिर। हाँ जी सर लेंथेनॉइड्स के भी तो फिर डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी। हाँ, लैंथोनाइड पे भी करवा रहा हूं अभी कॉन्सिक्वेंस। ये तो मैंने अभी देखो, लैंथोनाइड में तो बढ़ती है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि इनकी नहीं बढ़नी चाहिए थी फिर भी बढ़ गई। लैंथोनाइड की तो बढ़नी चाहिए भी थी। किसी भी सीरीज में आप एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, किसी भी सीरीज में जब आप आगे जाते हो तो साइज छोटा होना एक्सपेक्टेड होता है ना। तो इनसे तो एक्सपेक्टेड भी था साइज छोटा होना और हुआ भी। ठीक है, तो इनका तो नॉर्मल ट्रेंड है। वो तो किसी भी सीरीज में आगे जाने पे साइज छोटा होता है, मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन इनकी नहीं बढ़नी चाहिए थी फिर भी बढ़ी, वो अनयूजुअल है। ओके सर। ठीक है, बाहर बहुत तेज बारिश हो गई लगता है। चलिए एनीवेज, तीसरा कॉन्सिक्वेंस मैं आपको बताता हूं, द थर्ड कॉन्सिक्वेंस। देखिए, पहले दो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बताए कि लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या फर्क पोस्ट लैंथोनाइड पे पड़ा। अब मैं एक कॉन्सिक्वेंस ये बता रहा हूं कि लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या फर्क खुद लैंथोनाइड्स पे पड़ा। लैंथोनाइड पे खुद पे क्या फर्क पड़ा, ये बताइए कि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +3. +3. तो इनकी हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर एग्जांपल सीरियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CeH3. हाइड्रोक्साइड बोल रहा हूं, हाइड्राइड नहीं बोल रहा। दिशा,
यस सर मैंने गलत सुन लिया। सीरियम हाइड्रोक्साइड CeOH होल थ्राइस, PrOH होल थ्राइस, NdOH होल थ्राइस, सबका एंड तक यही रहेगा, ठीक है। CeOH होल थ्राइस और ये है LuOH होल थ्राइस। आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये कितना जल्दी अपना OH रिलीज कर देंगे। जो हाइड्रोक्साइड अपना OH नेगेटिव जितना जल्दी डिसोसिएट कर देगा और जितना ज्यादा एक्सटेंट तक डिसोसिएट कर देगा वो उतना स्ट्रॉन्गर बेस माना जाएगा, ठीक है। जब हमने 3D से कंपेयर करा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका साइज कांस्टेंट हो जाना चाहिए था, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द साइज शुड हैव बीन कांस्टेंट, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि f ऑर्बिटल बीच में आ रहे हैं, वो चार्ज को रोकेंगे, ठीक है। आप बताइए, सब लोग बताइए, अगर इनका साइज कांस्टेंट होता, अगर ये सब सेम साइज के होते तो क्या इनकी हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ एक जैसी होती? यस सर। ये बात मुझे सब लोगों से सुननी है, बताइए यस सर। किसको ये बात नहीं समझ में आई? सर मुझे नहीं आई सर। अगर इनका साइज सबका सेम होता तो SMOH होल थ्राइस और EuOH होल थ्राइस, मान लीजिए समैरियम और यूरोपियम का साइज सेम होता तो क्या इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ भी एक जैसी होती? यस सर। क्योंकि ये कितना जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा ये साइज के डिफरेंस पे ही तो डिपेंड करता है। अगर समैरियम का भी साइज उतना ही है और यूरोपियम का भी साइज उतना ही है तो दोनों का जो बॉन्ड एसोसिएशन होगा वो भी एक जैसा ही होगा। तो अगर इनका साइज सेम होता तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी एक जैसी होती कि नहीं होती? यस सर। लेकिन इनका साइज आगे जाने पे डिक्रीज होता चला गया, और डिक्रीज होने से क्या हुआ, आगे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बताइए क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। सब लोग बताइए सर बात। डिक्रीज। एनामॉय? यस सर। इनकी इनमें लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता चला गया, साइज छोटा होता चला गया, तो बता सकते हैं कि विच इज मोर बेसिक आउट ऑफ CeOH होल थ्राइस एंड LuOH होल थ्राइस में से ज्यादा बेसिक कौन होगा? सर आई थिंक नीचे वाला होना चाहिए। एनामॉय में आपसे सर पूछा। LuOH। डाउट है एनामॉय? यस सर। एनामॉय मुझे ये बताइए सीरियम और ल्यूटीशियम में से छोटा कौन है? सर Lu। तो छोटा होने से क्या OH के साथ इसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा? स्ट्रॉन्गर होगा सर। क्यों स्ट्रॉन्गर होगा? सर क्योंकि वो न्यूक्लियस के वो ज्यादा नियर होगा ना। कोई बता सकता है कि छोटा होने से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों होगा? देखिए मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी चीज रटें, मैं चाहता हूं कि आप समझें। अगर मैं आपको सिर्फ लिखवा दूं कि आगे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है लेकिन आप उसको रीजन ना मालूम हो तो कोई फायदा नहीं है। सब लोग मुझे बताइए, मिताली, आकृति, दिशा, अनिमेश, CeOH होल थ्राइस और LuOH होल थ्राइस में से कौन कम बेसिक है? CeOH होल थ्राइस। CeOH होल थ्राइस। CeOH होल थ्राइस कम बेसिक है? देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं शुरू से समझाता हूँ ना सारा कुछ, आप मेरे को बताओ तो सही। आप लोग चुप बैठे हो, आधे लोग तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे। मुझे ये बताइए सीरियम और ल्यूटीशियम में से बड़ा कौन है साइज में? श्रृंखला आप बताओ, सीरियम और ल्यूटीशियम में से बड़ा कौन है? सीरियम। तो अगर सीरियम बड़ा है तो सीरियम का OH के साथ बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? वीक। ये बिल्कुल ठीक है, वीक होगा, लेकिन मैं इसका रीजन जानना चाह रहा हूं क्यों वीक होगा। सर क्योंकि आपने ने तो पढ़ाया था कि जितना ज्यादा छोटा साइज होता है उसका बॉन्ड दूसरे एलिमेंट्स के साथ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। हाँ मैंने पढ़ाया था लेकिन रीजन भी बताया होगा ना, और अगर नहीं बताया था तो आप बताइए सोच के। ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाती है।
आयनिक कंपाउंड्स में ओवरलैपिंग नहीं होती, कोवेलेंट में होती है ओवरलैपिंग। ये आयनिक है। देखो मैं बताता हूं आपको, इसे कंसेप्ट को समझो ना, बहुत इजी है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो आपको भी आना चाहिए था। आप बताइए, सीरियम के बड़े साइज पे +3 और ल्यूटीशियम के छोटे साइज पे +3, तो बताइए कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा किस पे है? ल्यूटीशियम। Lutetium. और जिस पे कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव ज्यादा होगा वो नेगेटिव को ज्यादा टाइटली बाइंड करके रखेगा कि नहीं? यस Yes, सर। sir. भाई OH नेगेटिव है और इस पे हाई कंसेंट्रेशन है पॉजिटिव चार्ज की, तो जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वो नेगेटिव को होल्ड करेगा। सीरियम पे कम कंसेंट्रेशन है पॉजिटिव की, तो वो नेगेटिव को उतना टाइटली होल्ड नहीं करता, तो ये जल्दी डिसोसिएट हो जाता है पानी में, ये मुश्किल से डिसोसिएट होता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम तीसरा कॉन्सिक्वेंस ये बता सकते हैं कि एज वी मूव अलोंग द लैंथेनॉइड सीरीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स रेगुलरली डिक्रीज। इनकी हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ रेगुलरली डिक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब साइज छोटा होता है तो उनकी जो हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ, देखिए ये 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विच इज मोर बेसिक आउट ऑफ CeOH होल थ्राइस एंड LeOH होल थ्राइस। तो आपको पता होना चाहिए कि CeOH होल थ्राइस इज मोर बेसिक, ये जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, जल्दी OH दे देगा तो ये ज्यादा बेसिक हो गया, ये बहुत मुश्किल से डिसोसिएट होगा और ये लेस बेसिक होगा। बताइए आपको ये भी समझ में आ गया कि नहीं? Yes. Yes, sir. कौन बताएगा मुझे कि मैंने 3 कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या बताए? हैंड रेज करिए, कौन बताएगा मुझे तीनों के तीनों कॉन्सिक्वेंसेस जिसे अच्छी तरह समझ में आ गए? अगर आपका हैंड रेज नहीं हुआ तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आए। एक हैंड रेज हुआ है। जब आप लोग खुद बोल रहे हो कि हाँ आपको समझ में आ गया तो फिर आप सब हैंड रेज करो। और बाकी कौन सा कॉन्सिक्वेंस बाकियों को नहीं समझ में आया जिनका हैंड रेज नहीं हो रहा? सर एक बार थर्ड वाला ना रिपीट कर दो कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, मैं अभी रिपीट करूंगा, लेकिन आपने हैंड रेज तो कर ही लिया है। हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड तो बता। बाकी सब लोग, एनामॉय, अनिमेश, आशुतोष, गर्विता, ईवा, मोनिक, निखिल, कहीं डाउट है आपको? ईवा, कहीं डाउट है? नो सर, डाउट नहीं है, कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा है मुझे। क्या नहीं हो रहा? सर मैं कर रही हूँ, यहाँ से क्लिक कर रही हूँ, शायद आपकी स्क्रीन पे अच्छा, हैंड रेज नहीं हो रहा। यस सर। गर्विता, सर थर्ड वाले में कंफ्यूजन। चलिए एक बार जिनके हैंड रेज हुए हैं उनसे पूछते हैं। आकृति, कोई भी एक कॉन्सिक्वेंस बताइए। सर फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, सर जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाते हैं तो साइज पे मतलब सर साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, बिकॉज एक शेल भरने के बाद भी सर F जो है वो पुअर शील्डिंग करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो शेल भरती है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। बिल्कुल ठीक बताया, और आपके बताने से पता चल रहा है कि चाहे लैंग्वेज कुछ भी यूज कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में आ गया, आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं चीजों को। अगर आप चीजों को देख भी पा रहे हैं ना, अपने आगे आंखों के आगे विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो इट इंप्लाइज कि आपको समझ में आ गया। जब हम 3D से 4D आते हैं तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन जब हम 4D से 5D आ रहे हैं तो भी तो एक शेल बड़ी होगी, तब भी तो साइज बढ़ना चाहिए था। लेकिन आपको आप देखेंगे 4D और 5D एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी सिमिलर इन साइज, क्योंकि 5D एलिमेंट से पहले पेनल्टी में देखें तो F आ चुका है, ठीक है। और F अब शेल्स, F ऑर्बिटल्स पुअर शील्डर होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज को रास्ते में रोक नहीं पा रहे। न्यूक्लियर चार्ज उनको पेनिट्रेट करते हुए बड़ी हुई शेल तक जाता है और बड़ी हुई शेल को खींच के छोटा कर देता है। तो पहला कॉन्सिक्वेंस सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। दूसरा कॉन्सिक्वेंस बताइए दिशा। सर थर्ड वाला बता दूं? तो दूसरा नहीं आया समझ में? नहीं सर, वो थर्ड मतलब आ गया था वो भी, लेकिन ना मेरे को याद सा नहीं आ रहा। मुझे तो सेकंड ही पूछना है आपसे। सर एक बार आप मतलब उसका वो बता दोगे ना तो मुझे याद आ जाएगा। ये दोनों मतलब वो भी कुछ डेंसिटी वाला था। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे ये 4D 3D हाँ 5D सीरीज में आगे जाते जाते एटॉमिक मास तो बढ़ जाता है, लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि
वो जैसे अभी बताया था कि साइज छोटा रह जाता है जिसकी वजह से वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ता, लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मास अपॉन डेंसिटी होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इस वजह से वो डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सिक्वेंस भी आपको समझ में आया कि दे अंडरगो अ रेगुलर इंक्रीज इन मास बट दे डज नॉट अंडरगो द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन वॉल्यूम, इनफैक्ट देयर वॉल्यूम रिमेन्स स्मॉल। तो जब मास बढ़े लेकिन वॉल्यूम उस हिसाब से ना बढ़े जितनी एक्सपेक्टेड थी, तो डेंसिटी अनयूजुअली बढ़ जाती है, तो इनकी डेंसिटीज हाई हो जाती हैं। ये था दूसरा कॉन्सिक्वेंस। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और कृति तीसरा कॉन्सिक्वेंस बताइए कीर्ति। सर लैंथेनॉइड्स में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से OH के साथ उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाती है। तो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट OH का निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती बढ़ जाती है। है। ये इससे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगी ना? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो ज्यादा बेसिक है। हाँ सर, क्योंकि उसका साइज छोटा है ना, तो उसकी बॉन्डिंग ज्यादा है। तो वो ज्यादा बेसिक कैसे हो गया? सर OH ग्रुप डिफिकल्टी से निकलेगा ना। तो वो ज्यादा बेसिक कैसे हो गया? वो तो कम बेसिक हुआ ना। अरे हाँ सर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ सर, कम बार बार बेसिक आप है। वही बात Sorry. रिपीट करे जा रहे हो, कम बेसिक हुआ ना। कीर्ति क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ ठीक है, तो बताइए सब लोगों को समझ में आया? Yes, sir. यस सर। जिनके हैंड रेज नहीं थे उन्हें कहीं डाउट है तो मुझे बता दो। गर्विता, लास्ट वाले में डाउट है अभी भी? नहीं सर, आ गया। पीयूष, रिया, रिया सर एक बार आपका? फर्स्ट हाँ बोलो। सर एक बार फर्स्ट वाला बता दीजिए। फर्स्ट वाला देखो, आप ये बताओ कि जब हम 3D एलिमेंट से 4D एलिमेंट पे आएंगे तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज या कांस्टेंट या डिक्रीज? इंक्रीज। क्योंकि एक शेल बढ़ती है। इसी तरह से 4D से 5D पे आएंगे तो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइज बढ़ना चाहिए क्योंकि एक शेल बड़ी होगी, यस सर। लेकिन साइज बढ़ा नहीं। ये देखा गया कि 4D एंड 5D एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी सिमिलर इन साइज, क्योंकि 5D एलिमेंट से पहले देखिए जब यहां से यहां है ना 4D से 5D, तो एक शेल बड़ी, लेकिन जितनी बड़ी उतनी छोटी भी हो गई क्योंकि उसके अंदर 4F था। 4F ने पोअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा पहुंचाया बाहर तक, और जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिवली बाहर तक पहुंचा तो वो जो अभी अभी शेल ऐड हुई थी उसको खींच के छोटा कर दिया, तो साइज वापस उतना ही हो गया। तो 4D एंड 5D आर फाउंड टू बी सिमिलर इन साइज। ओके सर, आ गया। तो देखिए ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स का, तो आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन 1 मार्क की, उसका कॉज 1 मार्क का, और ये तीनों कॉन्सिक्वेंसेस लिख रहे होंगे एक एक नंबर के, तो 5 नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपको आ जाए 3 मार्क्स का तो फिर आप एक कॉन्सिक्वेंस लिखेंगे, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन पे 1 मार्क मिलेंगे, उसके उसके कॉज पे 1 मार्क मिलेगा, और एक कॉन्सिक्वेंस कोई सा भी बता देना वो 1 मार्क मिलेगा। या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेम कर देंगे प्रॉपर्ली। अगर वो कहते हैं कि तीनों कॉन्सिक्वेंसेस देने हैं तो फिर आप तीनों ही लिखिएगा, 3 मार्क्स में भी तीनों ही लिखिएगा फिर, ठीक है। अदरवाइज कोई मेंशन ना हो तो बस एक ही कॉन्सिक्वेंस लिखिएगा 3 मार्क्स में। तो क्लियर हो गया? सर जब हम कॉज लिखेंगे तो हमें डायग्राम भी बनाना होगा? कुछ नहीं डायग्राम बनाना, आपने कोई डायग्राम नहीं बनाना, आपको ये एलिमेंट तक भी नहीं बनाने। बस आपको लिखना है कि एज वी मूव फ्रॉम सीरियम टू ड्यूटेशियम साइज रेगुलरली डिक्रीज होता है, एंड द मेन कॉज is the poor shielding caused by the inner f orbitals because of their diffused shape. बस। ओके सर। और फाइनली एक लास्ट छोटा सा टॉपिक, यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड साइडिंग डालिए। मैं सोच रहा था कि ये चैप्टर हमारा खत्म ही हो जाएगा 15 मिनट में, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बस अब खत्म हो जाएगा। यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड साइडिंग डालिए, यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड। देखिए देखिए लैंथेनॉइड का एक सिंगल बेस्ट यूज बता रहा हूं मैं आपको, सबसे वाइड यूज ऑफ लैंथेनॉइड क्या किस उसमें होता है। The most important use of all these lanthanoids is in the production of an alloy steel. एक तरह की alloy steel होती है जिसे बोलते हैं mesh metal, MISCHMETAL, mesh metal।
मेश मेटल एक अलॉय का नाम है, एक अलॉय स्टील का नाम है। दिस इज एन अलॉय स्टील। इसकी कॉम्पोजिशन भी आपको याद रखनी है। मेश मेटल की कॉम्पोजिशन होती है 5% आयरन प्लस 95% एनी लैंथेनॉइड प्लस ट्रेसेस ऑफ कार्बन, कैल्शियम, सल्फर एटसेट्रा। तो ये याद रखिएगा 95%। तो इसमें से कोई सा भी एलिमेंट ले लो, चाहे आप 95% यूरोपियम ले लो, 95% गैडोलिनियम ले लो, 95% टर्बियम ले लो, तो 95% ऑफ एनी लैंथेनॉइड प्लस 5% आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ कार्बन, कैल्शियम, सल्फर जैसे एलिमेंट्स को जब आप मिलाएंगे तो एक स्टील बनेगी, अलॉय स्टील, जिसे हम बोलेंगे मेश मेटल। ठीक है, तो 14 टाइप की स्टील्स होती हैं। देयर आर 14 टाइप ऑफ मेश मेटल्स। अगर आप 95% सीरियम लेते हो तो आपको एक टाइप की अलॉय स्टील मिलेगी, लेकिन अगर आप 95% प्रेसोडाइनियम लेते हो तो कोई दूसरी टाइप की स्टील मिल जाएगी, 95% नियोडाइनियम लेते हो तो कोई तीसरे टाइप की स्टील बन जाएगी। तो 14 डिफरेंट टाइप की स्टील्स बनेंगी जब आप यहाँ पे अलग अलग मेटल यूज करोगे, और उन 14 की 14 स्टील्स को कलेक्टिवली मेश मेटल कहा जाता है। तो मेश मेटल्स आर द अलॉय स्टील्स व्हिच आर फॉर्म्ड यूजिंग दिस कॉम्पोजिशन। और ये जो मेश मेटल होती हैं, जो अलॉय स्टील्स होती हैं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लेट्स और इंडस्ट्रियल पाइप्स बनाने के काम आती हैं। एक तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्लांट्स लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उनके लिए स्टील की प्लेट्स चाहिए होती हैं, स्टील के पाइप्स चाहिए होते हैं, वो बनाने के काम आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट्स। पिस्टल में जो बुलेट्स डाली जाती हैं, बुलेट्स बनाई जाती हैं, इसकी शेल्स बनाई जाती हैं। शेल्स आपने देखा होगा, जो मोटर्स होते हैं या जो बड़े बड़े जो टैंक होते हैं, आर्टिलरी टैंक, उनसे जो आर्टिलरी फायर करी जाती है उसके बाहर जो शेल लगी होती है, ठीक है, तो वो शेल्स बनाने के काम आती है। और इसी मेश मेटल को अगर मैग्नीशियम के साथ मिक्स कर दें तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइटर फ्लिंट्स। जो गैस स्टोव लाइटर होता है ना, किचन में जो आप लाइटर यूज करते हो, या जो सिगरेट लाइटर होता है, उसके अंदर एक मेश मेटल यूज करा जाता है, जो जब स्टील के साथ रब होता है तो स्पार्क क्रिएट करता है। ठीक है, तो एक तो मेश मेटल अलोंग विद मैग्नीशियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइटर फ्लिंट्स, लाइटर के फ्लिंट्स बनाने के काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग शेल्स, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्लेट्स एंड पाइप्स। ये इनके यूजेस आपको याद रखने हैं, जो मैं आपको लिख के भेजूंगा। ठीक है, तो बताइए, ये था हमारा चैप्टर, आपको क्लियर हो गया? यूजेस से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ये यूजेस तो आपको याद ही रखने हैं। मेश मेटल किसे कहते हैं वो समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। यस सर। देखिए, हमारा डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया। इसमें बस वो जो बीच वाला पोर्शन है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, वो आपके बोर्ड में नहीं आएगा, बाकी सब आपको करना है। ठीक है, अब हम बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। आज सैटरडे, आज तो आपकी क्लास नहीं है, कल सुबह आपकी क्लास है। कल सुबह थोड़ा जल्दी रख लूं क्लास, 6:30 रख लूं? यस सर। 2 घंटे की क्लास रखूंगा, 6:30 to 8:30, या देख लेंगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मेरे को और भी बैचेस रखने हैं तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, लेकिन क्लास कल सुबह होगी जरूर आपकी। ठीक है, सो कल हम बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे और हम जल्दी से जल्दी उसे खत्म करेंगे। आज आप लोग इतना कर लीजिए। सर 7 ही रख लेना ना। ठीक है, 7 रख लेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी। सर हाय वाह। सर, अगर रिवीजन क्लासेस जब शुरू होंगी तो उसमें अगर किसी नए बच्चे को ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए फीस वही है सेम जो वर्किंग सेम फीस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।